थ्री ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, जिसमें पहला पॉइंट है स्थलाकृतियों का स्वरूप हमेशा एक समान नहीं रहता है, साथ ही उनका रूप भी निरंतर बदलता रहता है। स्थलाकृतियों के स्वरूप को परिवर्तित करने में आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ संलग्न हैं। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक शक्तियाँ धरातल पर नई नई आकृतियों का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत बाह्य शक्तियाँ स्थलाकृतियों के स्वरूप को परिवर्तित करती रहती हैं। तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा और बर्फ मौसम के वे तत्व हैं जो धरातलीय शैलों के विघटन पर प्रभाव डालते हैं। धरातल की शैलें जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं, वैसे ही उनका अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। आइए देखते हैं अपक्षय। अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें शैलों के विघटन और अपघटन मूल स्थान पर ही होता है। नेक्स्ट है अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। आगे हम लोग देखेंगे कार्बोनेटीकरण प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं। इनमें से कुछ पानी में घुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल चूने के प्रवेश से शैलों से होकर गुजरता है तो शैलों के जोड़ कार्बोनिक अम्ल की क्रिया से चौड़े हो जाते हैं। आगे है, जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का अभाव है तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसी दशाएं प्रायः भौम जल स्तर के नीचे, रौद्र जल के या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है। न्यूनीकृत होने पर लोहे का रंग लाल, हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। बृहत संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का बृहत मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है और इस प्रकार से इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारे देश में मलबा का भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, शैलें सामान्यतः ताप की कुचालक होती हैं। अधिक गर्मी के कारण शैलों की बाहरी परतें जल्दी से फैल जाती हैं, लेकिन भीतरी परतें गर्मी से लगभग अप्रभावित रहती है और इस प्रकार से क्रमिक रूप में फैलने और सिकुड़ने से शैलों की बाहरी परतें शैल के मुख्य भाग में अलग हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में शैलों की परतें प्याज के छिलकों की तरह उतरती चली जाती हैं। इसे अपसल्कन की प्रक्रिया कहते हैं। हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव लौह खनिज पर देखा जाता है। आर्द्र वायु में विद्यमान
खनिज शैलों के लौह कणों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। इससे लोहे के पीले या लाल ऑक्साइड बन जाते हैं। इसे लोहे पर जंग लगना। आगे हम लोग देखेंगे जलयोजन की प्रक्रिया से शैलों के खनिजों में जल अवशोषित हो जाता है। जल के अवशोषण से शैलों का आयतन बढ़ जाता है तथा उनके कणों की आकृति समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए जलयोजन के द्वारा फेल्सपार नाम के खनिज केओलिन मृदा में बदल जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है घा अपर्दन। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से अपर्दन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। हम लोग आगे अगला प्रश्न है जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है घा लवण। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से लवण प्रभावित करती है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है मलवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है का भूस्खलन। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मलवा अवधाव को भूस्खलन श्रेणी में सम्मिलित किया जा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यह कह लीजिए आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधताएं के लिए उत्तरदायी हैं कैसे। इसका उत्तर इस प्रकार है अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि यह शैलों के खंड खंड करके मृदा निर्माण में सहायक बनता है तथा अपर्दन और बृहद संचलन में अहम भूमिका निभाकर जैव विविधता को जन्म देता है। और इस प्रकार से वनस्पतियाँ, जीव जंतु तथा खनिजों की उत्पत्ति इसी का परिणाम होती है। आगे अगला प्रश्न है बृहद संचलन जो वास्तविक, तीव्र एवं गोचर अवगम्य है वे क्या हैं, सूचीबद्ध कीजिए। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है बृहद संचलन जो वास्तविक में तीव्र एवं गोचर अवगम्य है क्योंकि इसके अंतर्गत वह सभी संचलन आ जाते हैं जो गुरुत्वाकर्षण और ढाल से स्थानांतरित होते हैं। भूस्खलन जो पर्वतीय ढालों पर होता है अवगम्य। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है विभिन्न गतिशील एवं शक्तिशाली बहिर्जनिक भू आकृतिक कारक क्या है तथा वे क्या प्रधान कार्य संपन्न करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है विभिन्न गतिशील एवं शक्तिशाली बहिर्जनिक भू आकृतिक कारक वे बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं जो अपनी ऊर्जा सूर्य तथा वायुमंडलीय ऊर्जा से ग्रहण करके अनाच्छादन और अपक्षय की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तापमान और वर्षा इन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है क्या मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है। इसका उत्तर इस प्रकार है हाँ, मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है क्योंकि अपक्षय अपनी प्रक्रियाओं द्वारा शैलों को छोटे
छोटे खंडों में विखंडित करके मृदा का निर्माण करता है। यह मूल शैलों को छोटे छोटे कणों में बदलकर मृदा निर्माण में आवश्यक और अनिवार्य भूमिका निभाता है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के दो विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान है, विवेचना कीजिए। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, हमारी पृथ्वी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के दो विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान है, क्योंकि नंबर 1 है, पृथ्वी पर जो विविध स्थलाकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं वह बहिर्जनिक एक्सोजेनिक बलों तथा अंतर्जनित एंडोजेनिक बलों का परिणाम है। नेक्स्ट है, ये दोनों बल दो टीमें बनाकर पृथ्वी को खेल का मैदान बनाकर निर्माण और विनाश का खेल रचते रहते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्जनित बल अपनी क्रियाओं से स्थलाकृतियों को उभारते हैं। इनसे टीले, पर्वत, पठार तथा अन्य स्थलाकृतियाँ उभरती हैं। इस प्रकार से आगे है, बहिर्जनिक बल उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण करके अपरदन के माध्यम से तल संतुलन में लगे रहते हैं। और आगे है, पृथ्वी पर इन्हीं दो विरोधी वर्गों का खेल चलता रहता है, जिसे अपरदन चक्र साइकिल ऑफ इरोजन कहा जाता है। चलते हैं हम लोग आगे है। आगे है अगला प्रश्न, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती हैं, व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती हैं, क्योंकि जिसमें पहला पॉइंट है, सूर्य के ताप के प्रभाव से शैलें फैलती हैं तथा सर्दी पाकर सिकुड़ती हैं। उष्ण मरुस्थलों में दिन में भयंकर गर्मी पाकर शैलें फैल जाती हैं और रात्रि में शीतलता के प्रभाव से सिकुड़ जाती हैं। यह प्रक्रिया शैलों के टुकड़े को तोड़कर दरारें उत्पन्न कर देती हैं। नेक्स्ट है, फैलने सिकुड़ने से शैलें अपक्षय और अपरदन का शिकार बनकर प्याज के छिलकों के समान विखंडित हो जाती हैं। और नेक्स्ट है, शैलों की दरारों में जल या हिम भरकर बहिर्जनिक बलों को भू आकृतिक प्रक्रियाएं करने के साधन उपलब्ध करा देता है। और इस प्रकार से आगे है, उच्च तापमान और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में रासायनिक प्रक्रिया भू आकृतिक प्रक्रियाओं को जन्म दे डालती है। और नेक्स्ट है, भू आकृतिक प्रक्रियाओं की शक्ति और उपकरण सूर्य की गर्मी और ऊर्जा ही है। इन्हीं के प्रभाव से वे अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? यदि नहीं तो क्यों? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, हाँ। इसका उत्तर है हाँ। भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र हैं, क्योंकि भौतिक प्रक्रियाएं शैलों का विघटन करके उन्हें खंड खंड करते हैं, जबकि रासायनिक प्रक्रियाएं
सेलों का अपघटन करके उन्हें खंडों में तोड़ डालते और इस प्रकार से भौतिक प्रक्रियाओं में गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान में वृद्धि तथा क्रिस्टलों के रवों में वृद्धि आदि क्रियाएं होती हैं। जबकि रासायनिक प्रक्रियाएं विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण के माध्यम से अपना कार्य करती हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं अलग अलग होते हुए भी साथ साथ चलती हैं। ये दोनों मिलकर अपक्षय को प्रभावी और त्वरित बना देती हैं। दोनों ही प्रक्रियाएं सेलों को विखंडित करके तथा मूल सेलों को अपघर्षण करने में समान भूमिकाएं निभाती हैं। से आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है कि आप किस प्रकार की मृदा निर्माण प्रक्रियाओं तथा मृदा निर्माण कारकों के बीच अंतर ज्ञात करते हैं? जलवायु एवं जैविक क्रियाओं की मृदा निर्माण में दो महत्वपूर्ण कारकों के रूप में क्या भूमिका है? आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, मृदा निर्माण प्रक्रिया तथा मृदा निर्माण कारकों के बीच अंतरों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है मृदा निर्माण प्रक्रिया। मृदा निर्माण मुख्य रूप से अपक्षय पर निर्भर करता है। अपक्षयी पदार्थ की गहराई मृदा निर्माण का मूल निवेश होती है। प्रवाल जो भी पदार्थों को लाता है, मिट्टी के निक्षेप में बैक्टीरिया तथा वनस्पति के अंश मिलते हैं, जिससे मृदा में ह्यूमस उत्पन्न होता है। जीव जंतु मृदा निर्माण प्रक्रिया में पदार्थों पुंजों को छिद्र में बनाकर अपना योगदान देते हैं। हम लोग देखेंगे मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारकों के संदर्भ में यह मृदा निर्माण की प्रक्रिया से एकदम भिन्न है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं, जिसमें पहला जलवायु, दूसरा है मूल शैलें, तीसरा है स्थलाकृतियाँ, चौथा है जैविक क्रियाएं और पांचवा है समय। और इस प्रकार से उपर्युक्त सभी कारक मृदा निर्माण में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। इन्हीं के कारण मृदा शैशव अवस्था से परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है और इस प्रकार मृदा के निर्माण और विकास में मृदा निर्माण प्रक्रिया तथा मृदा निर्माण कारक पृथक पृथक रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे है परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के बीच के अंतर को कम करने को निम्न में क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों का उत्तर इस प्रकार है। पहले का गा उत्तर सही है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गा तल संतुलन यही सही उत्तर है। और इसको इस प्रकार कहा जा सकता है कि धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य के अंतर को कम करने को निम्न में तल संतुलन कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहिर्जनिक तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है। दूसरे का उत्तर सही है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिम यही उत्तर सही है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि निम्न में से बहिर्जनिक तत्व हिम है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को निम्न में से किस एक शब्दावली के नाम से पुकारा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है। तीसरे का
घा उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घा अनाच्छादन यही सही उत्तर है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को निम्न में से अनाच्छादन एक शब्दावली के नाम से पुकारा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है प्रकृति के बहिर्जनिक तत्वों जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है और इस प्रकार है। चौथे का उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भू आकृतिक कारक यही सही उत्तर है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकृति के बहिर्जनिक तत्वों जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। प्रश्न था और चौथे प्रश्न का उत्तर का है सही है। आगे चलते हम लोग। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, बाह्य बलों को निम्न में से क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है। पांचवें का खा उत्तर सही है। पांचवें का खा उत्तर सही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बहिर्जनिक बल यही उत्तर सही है। इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाह्य बलों को निम्न में से बहिर्जनिक बल कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न इस प्रकार है, आंतरिक बलों को निम्न में से क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है। छठा प्रश्न है और छठे प्रश्न का उत्तर गा है। और आइए देखते हैं, छठे प्रश्न का उत्तर गा है अंतर्जनित बल यही उत्तर सही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंतरिक बलों को निम्न में से अंतर्जनित बल कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल निम्न में से क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 7वें का खा उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खा कार्बोनेशन सही उत्तर है। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल निम्न में से कार्बोनेशन कहलाता है। हम लोग आगे 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न इस प्रकार है कि शैलों के रंध्रों एवं दरारों में बार बार हिमकण एवं पिघलन के होने से हिम की वृद्धि के निम्न में से क्या कारण होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है सही उत्तर 8वें का है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर का तुषार अपक्षय है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि शैलों के रंध्रों एवं दरारों में बार बार हिमकरण एवं पिघलन के होने से हिम की वृद्धि निम्न में से तुषार अपक्षय कारण होता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 9वें का खा उत्तर सही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखीयता यही सही उत्तर है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ज्वालामुखीयता अंतर्जनित बलों का उदाहरण। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पटल विरूपण से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है। 10वें का गा उत्तर सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका उत्तर प्लेट विवर्तनिकी है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तनिकी पटल विरूपण से संबंधित नहीं। इस प्रकार से
आज हम लोगों ने अध्याय 6 के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किए। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।